भारत की सेवा में अपने आप को निछावर कर दिया। उसके बाद क्या करना था? वो भारत लौट आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। यही एक प्लेटफॉर्म था स्वाधीनता संग्राम में लड़ने के लिए, पराधीनता के खिलाफ लड़ने के लिए। उन्होंने महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास बंगबंधु थे। बंगाल से निकलने वाले कुछ स्वाधीनता संग्रामी में सबसे बड़ा नाम चित्तरंजन दास है। चित्तरंजन दास जैसा व्यक्तित्व आज भी भारत के इतिहास में बहुत कम है। उनके बारे में पढ़ना चाहिए। आज उनके बारे में चर्चा की विषय नहीं है, परंतु उनसे बड़ा इंस्पायर हुए वो, और अपने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और डेडिकेशन के वजह से वो मेयर ऑफ कोलकाता इलेक्ट हुए। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि नेताजी सुभाष बोस अपने यंग एज में कोलकाता शहर की मेयर बन गए। फिर 1938 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट चुने गए, परंतु तब आई कुछ समस्या। महात्मा गांधी को लगने लगा मेरा पड़ोसी, मेरा बेटा जवाहरलाल नेहरू तब तक बड़ा नेता नहीं बन पाएगा जब तक सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। चिंता में पड़ गए। राजनीति के विद्यार्थी रहे गांधी ने तय किया नेताजी का राजनीति करने का शैली, गरम जल, हिंसा के प्रोत्साहन करने वाली बातें, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने से रोकना। विफल रहे वो 1938 में, परंतु नेताजी ने तय किया कि गांधी जी से मेरी मतभेद है तो कांग्रेस की प्रेसिडेंट रहने की मुझे कोई अधिकार नहीं है। 1939 में उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वो उसको लगा फ्रीडम पीसफुल मेथड से, सिर्फ पीसफुल मेथड से नहीं मिलेगी। ब्रिटिश भारत सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से नहीं छोड़कर जाएंगे, हमें फोर्सफुल तरीका अपनाना होगा। महात्मा गांधी से उनका कन्फ्लिक्ट हुआ, परंतु सदैव वो नेहरू और गांधी के सम्मान करते रहे, क्योंकि वो जानते थे गांधी या नेहरू मेरे दुश्मन नहीं है, अंग्रेज मेरे दुश्मन है और सदैव रहेंगे। गांधी ने बोस को एक तरीके से मजबूर कर दिया कि उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। उन्होंने एक नया पार्टी बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्लियर था वो, एक ही गोल था कि हमें भारत की पराधीनता की जंजीर तोड़कर भारत को आजाद करना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको सीरियस थ्रेट माना। फॉरवर्ड ब्लॉक की नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट में रख दिया गया, परंतु कहां शांत रहता भारत का ये सुयोग्य संतान। उनको कहां अंग्रेजों की ये हाउस अरेस्ट पुलिस रोक सकता था। 1941 को बोस अपने घर कोलकाता से छुपकर निकल जाते हैं और अपने आप का नाम देते हैं मोहम्मद जयूद्दीन के नाम से। अफगानिस्तान के रूट से वो जर्मनी चले जाते हैं। ये आपको एक मिस्ट्री मूवी की कहानी लग रही होगी। आप जाइए, लाल किला में म्यूजियम है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। उन्होंने ब्रिटेन की सारी एनिमी जो कंट्री थे उनसे हाथ मिलाने लगे। उसमें एक था जर्मनी। उस समय जर्मनी हिटलर द्वारा शासित हो रहा था। फिर जापान, साउथ ईस्ट एशिया की सभी कंट्रियों के साथ उन्होंने अपना संपर्क स्थापित किया अंग्रेजों को यहां से उखाड़ फेंकने के लिए। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उसी न्याय में ब्रिटेन की तरफ से तब अंग्रेज की जो सोल्जर्स हैं वो लड़ते थे, अंग्रेजों की तरफ से भारत की सोल्जर्स लड़ते थे। जापान के लोगों ने भारत की सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया। नेताजी सुभाष बोस को जब इस बात का खबर हुआ, भनक लगा, वो पहुंचे और उन्होंने बोला, सोल्जर से संवाद करते हुए कहा कि बहुत हो गया, किसी विदेशी ताकत की समर्थन में खड़े होने का अब समय नहीं है। भारत की आजादी के लिए लड़ने का समय आ चुका है। लोग इंस्पायर हुए,
सिंगापुर में इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज को इंडियन नेशनल आर्मी की रूपांतरित किया। राष्ट्र बिहारी बोस थे जिनने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था। उसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल आर्मी घोषित कर दिया नेताजी सुभाष बोस ने, और दिल्ली चोलो की स्लोगान से उन सोल्जरों को इकट्ठा कर चल 1943 में उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फ्री इंडिया की घोषित कर दिया। बोला कि भारत आजाद हो चुका है और हम सिंगापुर में बैठते हुए ये सरकार और सत्ता को चलाएंगे। आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद गवर्नमेंट उसको घोषित करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी स्टेप उन्होंने लिया कि उस समय महिलाओं की उन्होंने एक रेजिमेंट बना दिया। रानी लक्ष्मीबाई इतिहास के कितने जानकार व्यक्ति थे और भारत को कितना समझते थे नेताजी। आज की नेताएं नहीं समझ पाते हैं। उनको पता था बिना महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन, बिना महिलाओं के समर्थन के बिना मैं अंग्रेजों को भारत से अलग नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने ताकत दिया। महिला एम्पावरमेंट की कहानी कहीं पढ़ना है तो यही है कहानी। महिलाओं के नाम पर रानी झांसी के नाम पे रेजिमेंट बनाया। लक्ष्मी सहगल उसका नेतृत्व किए। इम्फाल और कोहिमा को ब्रिटिश आर्मी से निपस्त कर अपने कब्जे में कर लिया। परंतु ईश्वर की रचना कुछ और। भारत की दूसरी ताकत उस समय से लग रहा था कि 1943 में ही आजाद हिंद फौज पूरा देश को कब्जा कर लेगा। परंतु ये हिंदू समाज, ये भारतीय समाज कभी इस तरीके की वीरों की पूजा नहीं करता। भीतरघात हुआ और आजाद हिंद फौज को लौट जाना पड़ा। अपने भारतीयों की रक्षा के लिए, अपने आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की लोगों की प्रोटेक्शन के लिए उनको भारत त्याग कर जाना पड़ा। नेताजी डिसिप्लिन, यूनिटी, सैक्रिफाइस और आर्म रेजिस्टेंस में विश्वास करते थे। उनको लगता था भारतीयों को डिसिप्लिन होना चाहिए। भारतीयों को डिसिप्लिन तरीके से अपनी जंग को लड़ना चाहिए। वो मानते थे भारत एक देश है। भारत का विभाजन उस समय कहाँ थे पता नहीं। उनके दिल में बहुत दर्द महसूस करते थे वो, जब इस बात का कुछ लेटर्स उन्होंने नेहरू को लिखा था कि कभी मत मानना भारत के विभाजन के लिए। उस व्यक्ति को पता था उस समय कि एक दिन भारत रिलीजियस लाइन पर डिवाइड होगा, क्योंकि दिस इज नेहरू वर्सेस जिन्ना, गांधी वर्सेस जिन्ना। परंतु वो उस समय से बोलते थे देश को विभाजित मत होने देना। वो कहते थे त्याग के बिना शांति का निर्माण संभव नहीं है, यू हैव टू सैक्रिफाइस। और वो आर्म रेजिस्टेंस में विश्वास करते थे। वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट इंडिया की निर्माण करना चाहते थे जो फॉरेन कंट्रोल और इंटरनल डिवीजन से अलग हो। वो इस बात से विश्वास करते थे महिला और पुरुष में कोई भेद नहीं है। ये भी बहुत क्लासिफाइड फाइल सरकार के पास है। उनकी इतना गंभीर भाषण उसमें थे जिसमें वो कहते थे भारत को एक कैसे रखा जा सकता है। उनकी देहांत अपने आप में आज कहानी है। कहा जाता है कि प्लेन क्रैश ताइवान में अगस्त 1945 को हुआ, उसमें बोस नहीं रहे। तो आज भी अनेक भारतीय हैं जो ये मानते ही नहीं कि नेताजी इस तरीके से मरे। वो नाम बाबा के नाम पर कुछ लोग उनकी आज भी सोचते हैं कि वो लौटे थे और नाम बाबा बनकर लखनऊ में थे। किताबें लिखी गई है, मुझे नहीं मालूम कितना सच्चाई है। परंतु मैं 1945 में उस लास्ट में अभी क्लास में उनकी मृत्यु को मानता हूँ, क्योंकि जिस सुभाष बोस को मैं जानता हूँ, जो उनकी लिटरेचर पढ़कर जिस नेताजी को मैं जानता हूँ, गुमनाम बाबा बनते थे वो